प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था। वैसे बोर्ड के शायद ये कोर्स में नहीं है। मैंने देखा था यूपी बोर्ड में तो नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का भी, सीबीएसई बोर्ड में भी ये नहीं है शायद। तो लेकिन जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके कोर्स में छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है और ये सब पढ़ चुके हैं आप। लेकिन थोड़ा अगर बता दिया जाएगा तो आप इस पे जो है आसानी से समझ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ये। वो जो है पॉइंटिंग वेक्टर, एक्चुअली पॉइंटिंग एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, उन्हीं के नाम पर इस वेक्टर का नाम दिया गया है, क्योंकि इसका जो फार्मूला जो उन्हीं के द्वारा दिया गया है, तो इसके नाम पर वेक्टर का नाम रख दिया गया है पॉइंटिंग वेक्टर। जैसा कि हम सब लोगों ने जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें ये बताया गया था कि इंटेंसिटी जो होती है ये होती है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। सभी को पता है, ये अच्छी तरह से मैंने बताया भी था आप लोगों को, उम्मीद है कि ये समझे होंगे। तो इंटेंसिटी जो थी ये क्या थी? एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी जो है और मोमेंटम दोनों जो है सोर्स से लेकर लोड तक पहुंचाती है, कैरी करती है ये। तो उसी के संबंध में टॉपिक है, ये छोटा सा है। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है एक्चुअली में ये इंटेंसिटी ही है। इंटेंसिटी का जो है एक तरह से वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं। इसकी यूनिट भी होती है, इंटेंसिटी की यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, आपने देखा होगा। तो बेटा यही वही टॉपिक है ये कि जो पॉइंटिंग वेक्टर है, फिलहाल इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट, देखिए द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो का मतलब हुआ कि एनर्जी, यानी इफ एनर्जी इज यू एंड टाइम इज टी, देन रेट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी होता है, जो कि एक्चुअली में हमारा पावर ही होता है। जैसे रेट, यानी अगर हम उसको जो है वर्क को जो है टाइम से डिवाइड करते हैं तो दैट वी गेट द पावर। तो वही है द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए वेक्टर कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। इस पॉइंटिंग वेक्टर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं कुछ लोग इसको पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई बात नहीं। पॉइंटिंग वेक्टर चाहे हम जो है पी से रिप्रेजेंट करें और जो है ये एस से रिप्रेजेंट करें, दोनों बात एक ही है। कहीं कहीं होता है, किसी किसी किताब में पी से रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं एस से रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन है, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए वेक्टर कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। दिस कैन बी डिफाइंड, इसकी जो डेफिनेशन है एस, यानी एस इज द पॉइंटिंग वेक्टर, एस इज इक्वल टू 1/μ0। 1/μ0 इज द परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही है। S इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू E क्रॉस B। यहाँ पर E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और B जो है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बस यही इसमें इतना छोटा सा टॉपिक है। और इसमें यह भी है द मैग्नीट्यूड ऑफ S इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका जो मैग्नीट्यूड से वेक्टर होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ S इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इस डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। हम लोगों ने देखा था बेटा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो वैरी करती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी E और वेक्टर E एंड वेक्टर B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, also they are perpendicular to the direction of the flow of electromagnetic wave। बस इसमें इतना सा टॉपिक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द पॉइंटिंग वेक्टर। और ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का जो है ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसका वेक्टर फॉर्म है, यानी इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ये क्या होता है, इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा
वो होगा हमारा इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट, जो कि जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, फ्लो करती है, उसी डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगी। जैसे एनर्जी फ्लो जैसे हमारी इस तरह से इस एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करके जा रही है, एक एक्स डायरेक्शन पर, उसी डायरेक्शन में एनर्जी और मोमेंटम का फ्लो होगा। तो बस इसमें इतना ही था। और इसकी जो यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, क्योंकि रेट ऑफ एनर्जी मीन्स पावर, और उसका जो एरिया हुआ द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। इसमें ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। जैसा कि यही सेम चीज़ हमारे उसमें भी थी, इंटेंसिटी के डेफिनेशन में भी थी। एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, यानी एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, तो हम उसको अगर डायरेक्शन पता करना होता है, तो डायरेक्शन पता करने के हम यही फार्मूला यूज़ करते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, ई क्रॉस बी, ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। यानी अगर हमारी सपोज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, ये वाई डायरेक्शन में है। वाई जहाँ भी है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। और बी जो जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, सपोज कर लिए के डायरेक्शन में जा रही है। किस में जा रही है, ये के डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर के यूनिट वेक्टर है जो कि z डायरेक्शन में होता है। तो और ये जो वैल्यू होती है जे क्रॉस के नॉट डॉट, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। यानी अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में है, यानी वाई डायरेक्शन में है, और हमारी बी जो है के डायरेक्शन में है, यानी z डायरेक्शन में है, तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा वो होगा आई डायरेक्शन में होगा। यानी एनर्जी का फ्लो या मोमेंटम का फ्लो हमें कैसे होगा, ये आई एक्स डायरेक्शन में होगा। ये जे मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट जानते हैं आई जे के। आई जो है यूनिट वेक्टर किसके है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है, और जे जो होता है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग होता है, और जो के होता है जेड डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंग में यूनिट वेक्टर होता है। तो जे क्रॉस ए इक्वल टू आई, या अगर ये आई है और ये जे है तो ये हो जाएगा के डायरेक्शन में। यानी E क्रॉस बी, जैसे यहाँ पे लिखा हो ना E क्रॉस बी गिव द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है उसी डायरेक्शन में एनर्जी और मोमेंटम को ले जाती है। बस इसमें छोटा सा टॉपिक था बेटा। देखिए, इसमें ना तो एनर्जी ना तो एनर्जी एक वेक्टर, ना तो एनर्जी कोई वेक्टर है, ना ही हमारा जो है इंटेंसिटी वेक्टर है, लेकिन इसका नाम पॉइंटिंग वेक्टर क्यों किया, इसलिए किया गया है इसका नाम, क्योंकि जॉन पॉइंटिंग एक साइंटिस्ट उनके नाम पे किया गया है। उन्होंने ये बताया था कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव होती है ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड बी इज द मैग्नेटिक वेक्टर। बस इसमें थोड़ा सा है, तो हो सकता है किसी कंपटीशन में आ जाए। डायरेक्शन के लिए जनरली आता, मैंने कल भी एक क्वेश्चन दिया था कि जो एक वेव एक्स डायरेक्शन में फ्लो रही है तो वाई और बी किस डायरेक्शन में हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया भी है, लेकिन जो डायरेक्शन निकालने का जो बेसिक थ्योरी है वो ई क्रॉस बी से निकल सकता है, ई क्रॉस बी। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही है। इसमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता बोर्ड में, तो बोर्ड के कोर्स में है ही नहीं। तो ठीक है, एक छोटा सा मैंने न्यूमेरिकल लिया है। तो कहने में तो यह बेटा कि जो इंटेंसिटी होती है उसी का वेक्टर फॉर्म ही हमारा क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है। तो आइए, ठीक है, न्यूमेरिकल छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं कि कैसे ये किया गया है। और इंटेंसिटी के बारे में जानते होंगे, इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा, अभी इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए चाहिए तो, फिर उसका हम जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, कम लिखा गया है, और इसको जो है इसकी यूनिट भी है। अच्छा, अगर हम इसको डायमेंशनली भी देखें, जैसे S जो है, एक्चुअली S इंटेंसिटी के S की जो डायमेंशन आएगी, S विच इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B, अगर इसको डायमेंशनली भी देखें तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, इंटेंसिटी के इक्वल ही आएगी, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर आएगी, वाट पर मीटर स्क्वायर आएगी। आप जानते हैं वाट पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनली इसको प्रूव करने की कोशिश खुद कीजिएगा, मैं आपको जैसे है एक होमवर्क टाइप का दे रहा हूँ कि अब देखिए
क्या जो एस है इंटेंसिटी यानी पावर यानी वाट पर मीटर स्क्वायर, इसकी डायमेंशन ये क्या इसके बराबर हो रही कि नहीं हो रही है? हो जाएगी, मैंने करके देखा है, आप भी इसको करके देखिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो दिया उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इसको जो स्क्रीन शॉट लेकर इसका जो है फोटो खींच करके फिर इसको रखिए। ओके, चलिए ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएटेड बाय ए 200 watt bulb at a distance of 2 meter from it, assuming efficiency of the bulb is 5% and it's behave like a point source। बेटा जैसे कोई बल्ब है किसी कमरे में, कहीं किसी स्पेस में, अगर हमारा कोई बल्ब जो सपोज कर लिए कि ये हमारा ये है, ये बल्ब जो है, ये ऐसे कोई ये बल्ब है, ये बल्ब है, ऐसे ही लाइट दे रहा है, इससे लाइट निकल रही है। इसकी कैपेसिटी वैसे है क्या है 200 वाट है। कितनी है इसका जो रेटिंग है कितनी है 200 वाट की है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है सिर्फ 5% है। इसका जो सिर्फ जो पावर रेटिंग है 200 वाट की है, लेकिन जो एफिशिएंसी है सिर्फ कितना है 5% है। ये सिर्फ 5% है जा रही है, तो हमको जो एफिशिएंसी है वही पावर तो हमें चाहिए। वैसे रेटिंग ऑफ द बल्ब जो दिया हुआ है, देखिए पहले इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन रेटिंग ऑफ द बल्ब इज इक्वल टू 200 वाट, सॉरी 200 वाट, ये 200 वाट इसकी रेटिंग है, ये बल्ब है ये। लेकिन इफिशियंसी जो कितना है, इफिशियंसी इज इक्वल टू ओनली 5%। यानी इसका जो है 200 वाट का तो बल्ब है ही, रेटिंग उसकी है, लेकिन जो उसकी इफिशियंसी जो हमें यूजफुल पावर दे रहा है वो 5% ही मिल रहा है। इसलिए हम निकाल सकते हैं क्या, सो यूजफुल पावर, यूजफुल पावर जो होगा ये कितना होगा 5% ऑफ 200, यानी 5/100 इंटू 200 इज इक्वल टू 10 वाट। यानी इसका जो पावर निकल के आ रहा है, जो यूजफुल पावर है, जो हमारे ये हमें यूटिलाइज कर सकते हैं, वो सिर्फ 10 वाट है ये। तो अब हमें 200 वाट से मतलब नहीं रह गया, हमारा से जो है हमारे लिए पावर का जो मतलब है सिर्फ 10 वाट से, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से उसका 10 वाट ही आया हुआ है। तो अब हमको पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड निकालना है, रेडिएटेड बाय 200 बल्ब एट ए डिस्टेंस, इससे 2 मीटर, यानी इससे 2 मीटर दूरी पर, यानी जो बल्ब हमारा दिया हुआ है, सपोज कर लें ये पॉइंट, यहाँ से लाइट जा रही है, ये पॉइंट सोर्स है बल्ब का, ये रोशनी का 5 से 10 वाट की यूजफुल पावर हमें मिल रहा है। तो इधर भी जा रही है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ स्पेस में पूरी फैली है। तो यहाँ से 2 मीटर के रेडियस में, ये जो रेडियस दी हुई है, ये हमें 2 मीटर की रेडियस में निकालना है। तो हम जानते हैं जो इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है बेटा, I इज इक्वल टू, पावर के फॉर्म में पढ़ा था, पावर जो होता है पावर P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस या R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट सोर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, R इज द डिस्टेंस। देखिए R है, जैसे मतलब ये इस पॉइंट पर हमें निकालना है, ये R जो है इस पॉइंट सोर्स इसकी डिस्टेंस है, क्योंकि हमें कितना दी हुई है 2 मीटर दी हुई है, ये हमें दी हुई है, ये 2 मीटर दी हुई है। यानी जो R है, R जो है ये 2 मीटर दी हुई है, यानी पॉइंट सोर्स से जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी निकालना है उसकी जो दूरी है वो 2 मीटर है। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो सब दिया हुआ है। पावर हमारा कितना है, पावर हमारा है ये 10 वाट है, और 4 पाई R जो है R स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर है, तो ये हुआ 10/4 पाई इंटू 4 हो गया है। ठीक,
तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आप निकालेंगे, ये होगी हमारी, ये बेटा हमारी क्या है, ये इंटेंसिटी है, ये हमारी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पावर रिलेशन है, ये इंटेंसिटी है। तो ये हो जाएगी 10/16 पाई। ये हमारा हो जाएगा। इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ठीक है, इतना देखिए। और उसके बाद अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आएगी अप्रॉक्सीमेटली, उसको निकालेंगे, ये हमारी है ये 10, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इंटेंसिटी की आएगी बेटा, ये आएगी 0.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख दीजिएगा, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14 होती है। चलिए ठीक है। तो ये जो आ गया हमारा I इज इक्वल टू, जो हमारा I आया है यानी इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी है। I जो हमारी है, हमें इंटेंसिटी निकाले है, I जो है इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, और P जो है पावर, P जो है ये पावर है। इंटेंसिटी पावर रिलेशन है। और आपने ये भी देखा था, जैसा कि डेफिनेशन हमारी इंटेंसिटी की थी, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यही वैल्यू जो निकल करके आ रही है, I इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर अपॉन C, या इट वाज आल्सो इक्वल टू, अगर हम B के टर्म में लिखेंगे यानी मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। कोई भी रिलेशन निकाल करके पहले एक निकाल लीजिए, यानी पहले चाहे ई को निकालिए चाहे पहले बी को निकाल लीजिए। तो ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, बी को निकालते हैं। हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, जो दी है इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। जहाँ ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, यही पूछा ना कि ये दिया है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी ई नॉट और बी नॉट निकालना है। तो जैसे देखिए बेटा, इंटेंसिटी के लिए इस वाले फार्मूला का यूज कीजिए तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ई नॉट निकल जाएगा। तो हम पहले ई नॉट ही निकालने की कोशिश करते हैं, यानी हमारा जो आई है, आई इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, वेयर ये जो है परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नॉट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सी द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सारी चीज आपको दी है, और आई की वैल्यू आपने पता किया है, ये कितना है, ये 0.2 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। या कहीं कहीं बेटा आपको इंटेंसिटी जो है इसको कहते जाएंगे वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हो सकता है लिख के दे दे कि पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द इंटेंसिटी। तो ठीक है, अब देखिए आपको सारी वैल्यूज में पता है, एप्सिलॉन नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सी भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये आपको ये पता करना है। इसको जब पता करने के लिए आपको देखेंगे तो हमारा जो ई नॉट का जो स्क्वायर होगा बेटा, ये हो जाएगा 2 × 0.2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। बस ये हो गया, और सबकी वैल्यू आपको पता है। आप जानते हैं कि ये जो होती है इसका स्क्वायर जो है 2 × 0.2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जानते हैं 8.854 × 10⁻⁻12, और सी जो होता है ये कितना होता है 3 × 10⁻8 होता है। तो ठीक है, जब इससे क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन ई नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, उसका स्क्वायर निकलेगा। पहले देखिए ये स्क्वायर दिया हुआ है, हमने जब इस फार्मूले से हमने क्या किया है, इसको इस फार्मूले से हमने जो है ये इसको ऐसे किया है, तो ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, जो ई की वैल्यू आएगी शॉर्ट में, हम इसको मिटा दीजिए वाला बेटा, मैं मिटा रहा हूँ।
तो बेटा ये ई नॉट स्क्वायर, जब हम इससे ई नॉट निकालेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 12.27 वोल्ट पर मीटर, या इसी को न्यूटन कूलॉम भी कहते हैं। चाहे आप इसकी वैल्यू न्यूटन कूलॉम में भी लिख सकते हैं और वोल्ट पर मीटर में भी लिख सकते हैं। ये ई नॉट स्क्वायर था, ये ई नॉट स्क्वायर था, यानी जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे इस पूरे का ना, तो इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 12.27 वोल्ट पर मीटर। तो ठीक है, हमें ई नॉट निकल गया है। जो पहला था इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड पूछा गया था, यानी ई नॉट इज इक्वल टू 12.27 वोल्ट पर मीटर। अब हमको निकालना है बी नॉट निकालना है। तो बी नॉट निकालने के लिए इस वाले फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, यानी आई इज इक्वल टू हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी। म्यू नॉट परमेबिलिटी है, बी नॉट एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है, और सी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह लाइट है ये। तो ठीक है, इसको निकालने से बेटा कोई इससे निकालने के लिए और एक फार्मूला और जानते हैं कि सी जो होता है बी नॉट ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी होता है। ये भी पढ़ा होगा आपने, ये भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत पहले सबसे पहले शुरू में ही रिलेशन यही पढ़ा होगा। तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे क्यों निकालें? जब आपको ये रिलेशन पता है, सी की वैल्यू पता है, ई नॉट की वैल्यू पता है, तो बी नॉट की वैल्यू पता कर लीजिए। तो इससे जो बी नॉट की जो वैल्यू होगी, बी नॉट की जो वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन सी, और ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 12.27 अपॉन सी, 3 × 10⁸ जी नॉट की जो वैल्यू होगी ये किसमें आएगी? टेस्ला में आएगी, टेस्ला में आएगी। तो ठीक है, आपका एक क्वेश्चन हो गया। इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा 10⁸ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁸ हो जाएगा। तो ये 3 को 12 को 3 करेंगे तो ये 4.303927 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, इतना इसकी वैल्यू हो गई है। इससे भी आएगा, इससे भी आ जाएगा रिलेशन, इससे भी आप निकालेंगे, इंटेंसिटी आप निकालेंगे तो यही आएगी 0.2 आएगी, जो आपने पहले निकाला था। फिर बी नॉट डी नॉट की वैल्यू जानते हैं आप, लेकिन इससे ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। या तो पहले आप क्या करते कि बी नॉट को ही निकाल लेते आप पहले। इस क्वेश्चन की जो आपने दिया था आई और पी के, उससे जो आपकी आई निकल गई है, तो पहले इस फार्मूले का यूज किए होते आप। इस फार्मूले का अगर आप यूज करते समय क्या निकल के आता? बी नॉट निकल कर आता। बी नॉट निकल कर आता जो क्या होता है? ये 4.09 निकल कर गया था। फिर इसको सी से मल्टीप्लाई कर दिए होते आप, सी से इसको जो भी होता है इस फार्मूले का यूज करके, यानी अब आपने बी पहले कैलकुलेट कर लिया है, सी आपको पता है, तो ई नॉट दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको ई नॉट की वैल्यू निकल जाए। दोनों में से कोई भी एक कर लीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चन था, ये इंटेंसिटी पर बेस्ड था, और इंटेंसिटी जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। किसी किसी किताब में हो सकता है पूरा लिखा रहे कि जो पॉइंटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंटेंसिटी होती है। यानी इंटेंसिटी जो थी, यहाँ पर आपने जो देखा था इंटेंसिटी के लिए जो फार्मूला देखा था, I इज इक्वल टू ये होता है 1/ε0 E नॉट स्क्वायर इंटू सी, और इट वॉज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 B नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। तो कोई भी फार्मूला यूज किए, बहुत आसान न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल था। इसको सॉल्व करने में एग्जाम में मुश्किल से आप जो है 30-40 सेकेंड या मैक्सिमम 1 सेकेंड से ज़्यादा, 1 मिनट से ज़्यादा मत लगाइए। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो बिल्कुल सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो ठीक है, अब इतना रहने दीजिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कल जो है कि कुछ और बचा हुआ रह गया है, थोड़ा सा इसको समराइज करना है, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पूरी समरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। और इसमें एक और है जिससे क्वेश्चन हर साल आपके इंटरमीडिएट एग्जाम में आता है, CBSE हो या यूपी बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, हर उसमें से करीब करीब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या क्या होती क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसमें बताया गया जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का डिफरेंस ही होता है। बाकी जो है उनका जो स्पीड होती है सबकी जो है फ्री स्पेस में बिल्कुल सेम होती है ये। तो जो हमें इसका डिवीज़न किया गया है, जैसे रेडियो वेव से लेकर के जो है गामा रेस तक, वो सब उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही किया गया है। यानी एक डायग्राम बनाया गया है, एक स्पेक्ट्रम बनाया गया है ये।
तो ठीक है, इसको देखते हैं, फिर इसमें जो है थोड़ा सा और रह गया, उसको हम कल ख़त्म कर देंगे। और इसको बेटा पढ़ते रहिए। और एक बार मैं और भी कहता हूँ, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो बेटा मेरे वीडियो को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्सपीरियंस के आधार पर ये बना रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ स्टडी किया आपके एग्जामिनेशन के बारे में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड के हो, या उसके आधार पे कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा बेटा इसको मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, और मेरा वीडियो पसंद आता है उसको देखिए, ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।